हेलो एवरीवन, क्या हालचाल है आप सभी के दोस्तों। स्वागत है आप सभी का इंजीनियरिंग इनोवेशन यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं आप सभी को करवाने वाला हूं हमारे पीजीसीएल डिप्लोमा ट्रेनिंग के 8 फरवरी 2024 का जो हम पेपर डिस्कस कर रहे थे उसका पार्ट नंबर 2। ठीक है, तो कल के लेक्चर में हमने पार्ट नंबर 1 में 40 क्वेश्चंस किए थे। आज के लेक्चर में भी हम लोग 40 क्वेश्चंस कवर करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये सीरीज पसंद आए। और जो भी आपको फील होता है, जो भी आपके कमेंट्स रहते हैं, डाउट रहते हैं किसी भी क्वेश्चन में, वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के जाएं। और अगर अच्छी लगती है वीडियो तो कमेंट उसको भी करके बताएं, जरूर कमेंट करें कि अच्छी लगी है सर, जिससे मुझे और मोटिवेशन मिलता है, आपको लिए काम करने के लिए और एनर्जी मिलती है। ठीक है, और मेक श्योर टू लीव अ लाइक ऑल्सो। ठीक है, लाइक भी जरूर कर दीजिएगा वीडियो को, एक बार पूरी देख लीजिए पहले, तब बताइएगा। ठीक है, अब देखिए पहला क्वेश्चन, व्हाट शुड बी द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स। एक आइडियल वोल्टेज सोर्स है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होता है। तो देखो, वोल्टेज सोर्स जो होता है ना, हमेशा उसके सीरीज में इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, तो सीरीज में रेजिस्टेंस होता है ये, तो इंटरनल रेजिस्टेंस सीरीज में है, ये प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स है। तो आइडियल वोल्टेज सोर्स के लिए क्या हो जाएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो आइडियल वोल्टेज सोर्स कैसा दिखेगा, हमें कुछ ऐसा दिखेगा, बस सिर्फ एक वोल्टेज सोर्स होगा। करंट सोर्स की बात करेंगे तो करंट सोर्स के इंटरनल रेजिस्टेंस किस में होता है, पैरेलल में होता है ना। आर इंटरनल पैरेलल में होता है करंट सोर्स के। और अगर हम प्रैक्टिकल की बात करेंगे, मतलब आइडियल की बात करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये हट जाएगा। जब ये हटेगा मतलब कितना होना चाहिए, इसको इन्फिनिटी होना चाहिए। कितना होना चाहिए, इन्फिनिटी। तो याद रखेंगे कि आइडियल वोल्टेज सोर्स के लिए इंटरनल रेजिस्टेंस 0 और आइडियल करंट सोर्स के लिए इंटरनल रेजिस्टेंस इनफाइनाइट। चलिए, ठीक है। व्हाट आर परमानेंट मैग्नेट्स अटैच्ड टू इन ए ब्रशलेस डीसी मोटर। वैसे वेयर आना चाहिए कि परमानेंट मैग्नेट्स बीएलडीसी मोटर में कहां पर लगी होती है। ठीक है, तो देखिए, ब्रशलेस डीसी मोटर बेसिकली कैसी मोटर है, आप इस डायग्राम से समझिए कि बीएलडीसी मोटर जो होती है, इसमें होता क्या है कि हम लोग जो स्टेटर पर सप्लाई देते हैं, बेसिकली एक सिंक्रोनस मोटर ही होती है, लेकिन इसमें जो हम स्टेटर पर सप्लाई देते हैं वो डीसी सप्लाई देते हैं। जैसे आप देखो यहाँ पे डीसी सप्लाई दी है, लेकिन एक हमारे पास इन्वर्टर लगा हुआ है, तो ये इन्वर्टर क्या कर रहा है, इसको एसी में कन्वर्ट कर दे रहा है। और एसी में कन्वर्ट करके ये हमारा स्टेटर है, स्टेटर में सप्लाई आ रही है 3 फेज। ठीक है, डीसी को एसी में कन्वर्ट हो रहा है इन्वर्टर के थ्रू। फिर ये हमारा रोटर है, ये हमारा सैलिएंट पोल रोटर है अभी, है ना। तो सैलिएंट पोल रोटर है जिसमें कि हम डीसी सप्लाई भी देंगे, है ना। तो स्टेटर पर भी डीसी सप्लाई है और रोटर पर भी डीसी एक्साइटेशन होगी। अब इसमें और क्या होता है, देखो रोटर पर ये सेंसर लगे हुए हैं। क्या लगे हुए हैं, ये सेंसर। ये सेंसर होते हैं हॉल इफेक्ट सेंसर। ये सेंसर सेंस करके क्या करते हैं, एससीआर की गेट्स की ये जो ट्रिगरिंग है, इनको कंट्रोल करते हैं। तो बेसिकली रोटर की पोजीशन से स्टेटर की सप्लाई कंट्रोल होती है। ये बीएलडीसी मोटर का काम है, ब्रशलेस डीसी मोटर। अब उसको डीसी क्यों कह रहे हैं, क्योंकि डीसी सप्लाई दे रहे हैं। और यहां पर क्या कहते हैं, इधर अपना रोटर पे कोई भी ब्रशेस नहीं है, है ना। अब देखिए, ये ब्रशलेस डीसी मोटर बेसिकली जनरली परमानेंट मैग्नेट टाइप की होती है। कैसी, परमानेंट मैग्नेट टाइप की। तो इसमें जो रोटर है उस पर परमानेंट मैग्नेट होता है। रोटर से हमें क्या डेवलप करना है, फ्लक्स डेवलप करना है। तो फ्लक्स या तो आप वही सैलिएंट पोल रोटर लगा के आप डीसी सप्लाई दो। ठीक है, जनरली क्या रहता है, परमानेंट मैग्नेट रहती है, तो ब्रशेस हट जाती है। तो परमानेंट मैग्नेट टाइप का रोटर है ये। ठीक है, तो बेसिकली पूछ रहा है कि परमानेंट मैग्नेट कहां लगाते हैं, तो हम लोग रोटर पर ही लगाते हैं। समझ में आ गया, चलो। हाउ इज ट्रांसमिशन एफिशिएंसी ऑफ ए शॉर्ट लाइन कैलकुलेटेड। तो एफिशिएंसी होता है रिसीविंग एंड का पावर डिवाइड बाय सेंडिंग एंड का पावर इनटू 100। आंसर हो जाएगा 4, है ना। ओके, हाउ इज द रिलेशनशिप बिटवीन सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो एम बराबर होता है के इंटू अंडर रूट के अंदर L1 इंटू L2, ये होता है फॉर्मूला। तो यहां पे देखो यार, के तो नहीं दे रखा, लेकिन फिर भी हम इसी को सही मान सकते हैं। फिर एम बराबर अंडर रूट L1 इंटू L2 है ना, और बाकी तो सारी गलती है। अब देखिए, ये जो क्वेश्चन है थोड़ा अलग क्वेश्चन है। हाउ कैन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन अ रिंग मेन ऑफ ए रिंग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बी रिड्यूस्ड। एक रिंग मेन सिस्टम कैसा दिखता है आपको मालूम तो होगा ही।
तो ये देखिए रिंग मेन सिस्टम है। इसमें क्या होता है, एक ये सब स्टेशन होता है, यहां से 11 केवी का फीडर होता है। ठीक है, 11 केवी का जो फीडर है ये एक रिंग बनाता है और फिर ये अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर पे सप्लाई जाती है। फिर ये डिस्ट्रीब्यूटर से लोड को टैपिंग दे देते हैं सर्विस मेंस के थ्रू। तो बेसिकली ये हमारी रिंग है मेनली, है ना। रिंग कौन सी हमारी, ये वाली। इसको हम लोग कहते हैं क्या, फीडर रिंग। इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्राइमरी रिंग लिखा हुआ है। ये बेसिकली क्या है, हमारी फीडर रिंग है। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा था। क्वेश्चन बोल रहा था कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन अ रिंग मेन ऑफ ए रिंग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बी रिड्यूस्ड। हम पोटेंशियल डिफरेंस कैसे कम कर सकते हैं 2 पॉइंट के बीच का। ठीक है, अब कह रहा है कि एरिया ऑफ फीडर रिंग बढ़ा दो या क्रॉस सेक्शन ऑफ फीडर रिंग। तो देखो इंक्रीजिंग एरिया, रिड्यूसिंग क्रॉस सेक्शन, रिड्यूसिंग एरिया, इंक्रीजिंग क्रॉस सेक्शन। मतलब दो चीजें आ रही हैं, एक आ रहा है एरिया ऑफ फीडर रिंग और एक आ रहा है क्रॉस सेक्शन ऑफ फीडर रिंग। तो देखो एरिया ऑफ फीडर रिंग का मतलब क्या हुआ यहां पे बोलने का। एरिया मतलब इस फीडर रिंग का एरिया, ये मान लो आप लेंथ और ये मान लो आप ब्रेड्थ। तो इस फीडर रिंग का एरिया कम ज्यादा करेंगे तो फिर कुछ होगा, लेकिन ये जो फीडर रिंग है, ये जो रिंग बन रही है, इसका एरिया घटाने या बढ़ाने से कुछ नहीं होगा। मतलब ये तो फीडर की लेंथ और ब्रेड्थ हो गई, बेसिकली इस रिंग की लेंथ ब्रेड्थ, इससे कुछ नहीं होगा। हमें बेसिकली करना क्या पड़ेगा, अगर हमें वोल्टेज ड्रॉप को, पोटेंशियल डिफरेंस को कम करना है। पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वोल्टेज ड्रॉप, वो होता है आई इंटू आर। अगर आपको इसको घटाना है तो या तो आई घटाना होगा या आर घटाना होगा। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से वो हमसे क्रॉस सेक्शन की बात कर रहा है। तो अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूंगा तो वो होता है रो एल अपॉन ए। अगर मैं क्या करूं, एरिया को बढ़ा दूं तो क्या रेजिस्टेंस घटेगा, बिल्कुल घटेगा। जब रेजिस्टेंस घट जाएगा तो फिर ये रेजिस्टेंस घटेगा तो वोल्टेज ड्रॉप भी घट जाएगा। तो बेसिकली जितना मैं समझ पाया हूं इस क्वेश्चन के कहने का मतलब यही है कि अगर हम क्रॉस सेक्शन ऑफ फीडर रिंग, जो रिंग जिस फीडर की बनी है या कंडक्टर का जो क्रॉस सेक्शन है, उसको आप अगर इंक्रीज कर दोगे, सो बेसिकली रेजिस्टेंस घटेगा एंड वोल्टेज ड्रॉप विल गेट रिड्यूस। बट एरिया ऑफ फीडर रिंग, ये जो एरिया बन रहा है लेंथ ब्रेड्थ से, इसको चेंज करने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, जितना मैं इस क्वेश्चन को समझ पाया हूं, अगर आपको कुछ और बेहतरीन समझ में आता है तो आप बताइएगा। ठीक है, मुझे भी थोड़ा सा अजीब लगा था ये क्वेश्चन, बट जितना मैं समझ पाया हूं उसके हिसाब से ये है। ठीक है, चलिए अब देखो इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है रिंग मेंस का। इन ऑर्डर टू रिड्यूस वोल्टेज ड्रॉप्स इन वेरियस सेक्शंस। अगर हमें बहुत सारे सेक्शन है, जैसे कि ये रिंग में, जैसे यहां से फीड की गई है ये रिंग सिस्टम को, फिर ये बहुत सारे सेक्शन है, ए जी, है ना, जी एफ, एफ डी, डी सी डी, बी सी, ए बी, ये बहुत सारे सेक्शन है। अगर इनका वोल्टेज ड्रॉप घटाना है तो डिस्टेंट पॉइंट्स ऑफ द रिंग डिस्ट्रीब्यूटर आर जॉइंड थ्रू ए कंडक्टर। जो दूर वाले पॉइंट्स होते हैं उनको एक कंडक्टर के थ्रू ज्वाइन कर देते हैं, इसके थ्रू। होता क्या है, तो भाई जो करंट है ना, वो इतनी दूर से नहीं होके जाती, वो सीधे के सीधे ऐसे ही निकल लेती है, तो बहुत ज्यादा वोल्टेज ड्रॉप नहीं होता। तो वोल्टेज ड्रॉप को घटाने के लिए हम दूरी वाले पॉइंट्स को, डिस्टेंट पॉइंट्स को एक वायर के थ्रू कनेक्ट कर देते हैं और उससे बोलते हैं इंटर कनेक्टर। ये पीजी सेल में नहीं आया था लेकिन अदर पेपर में आया है ये, इसलिए ध्यान रखेंगे। अब आइए इस क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एक्यूरेट मेथड ऑफ मेजरिंग लो रेजिस्टेंस। लो रेजिस्टेंस मेजर करने का, तो देखो हमने पढ़ा होगा मेजरमेंट में, मैंने आपको पढ़ाया भी है अपने पेड कोर्स में। लेकिन अब ये चूंकि वाईटी की क्लास है तो सब लोगों को बताना जरूरी है कि देखिए एक शॉर्टकट भी है याद रखने का। लो रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए आप जो शॉर्टकट अपना सकते हैं वो है पाक, पी ए के। पाक तो आपको पता ही है भाई, पाकिस्तान फेमस है ना। तो पी ए के पाक बोल रहे तो पोटेंशियोमीटर मेथड, एमीटर वोल्टीमीटर मेथड एंड केल्विन डबल ब्रिज मेथड, ये लो रेजिस्टेंस की शॉर्ट ट्रिक हो गई। मीडियम रेजिस्टेंस की शॉर्ट ट्रिक क्या है, वाकोस। ठीक है, या वास्को भी कर सकते हैं, वास्को डिगामा, है ना, जो हमने पढ़ा है, तो उससे भी पढ़ सकते हैं, वास्को भी कर सकते हैं या वाकोस। व्हीट स्टोन ब्रिज। ए जो है ये वोल्टमीटर एमीटर मेथड, देखो दो मेथड है, एक एमीटर पहले वोल्टमीटर बाद में और एक वोल्टमीटर पहले एमीटर बाद में। तो लो रेजिस्टेंस में एमीटर वोल्टमीटर है और मीडियम रेजिस्टेंस में वोल्टमीटर एमीटर है। ठीक है, और सी फॉर कैरी फॉस्टर, ओ फॉर ओम मीटर, एस फॉर सब्स्टिट्यूशन, ये मीडियम रेजिस्टेंस हो गया। और हाई रेजिस्टेंस के लिए चार मेथड होते हैं, डायरेक्ट डिफ्लेक्शन, मैगर, लॉस ऑफ चार्ज एंड मेगा ओम ब्रिज। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, मोस्ट एक्यूरेट मेथड ऑफ मेजरिंग लो रेजिस्टेंस। लो रेजिस्टेंस के लिए क्या पढ़ा था, पाक, पोटेंशियोमीटर, एमीटर, वोल्टमीटर एंड केल्विन डबल ब्रिज। तो आंसर आ जाएगा केल्विन डबल ब्रिज।
अब देखिए, एक ये और क्वेश्चन है कि स्टेपर मोटर सिस्टम विथ विच इनपुट ड्राइवर्स आउटपुट मोर टॉर्क इन हाई स्पीड रीजन। बोल रहा है कि स्टेपर मोटर सिस्टम में हम कौन सी सप्लाई दे जिससे ज्यादा टॉर्क मिले। ठीक है, तो ये मैंने किताब में भी देखा कि स्टेपर मोटर सिस्टम के अंदर अगर हम एसी इनपुट लगाएंगे तो ज्यादा टॉर्क मिलेगा, टू प्रोवाइड हाई टॉर्क एट हाई स्पीड। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखने वाली चीज है कि स्टेपर मोटर सिस्टम में अगर आप डीसी की जगह एसी सप्लाई लगाओगे तो ज्यादा टॉर्क मिलेगा आपको और ज्यादा स्पीड भी मिलेगी। ठीक है, चलिए अब आइए इस क्वेश्चन पे। देखिए, ये क्वेश्चन एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। देखिए, अभी तक आप लोग क्या पढ़ते हुए आए हो, अभी तक आप लोग ये पढ़ते हुए आए हो कि यूनिवर्सल गेट्स कौन से होते हैं, नैंड एंड नॉर होते हैं ना। है तो ये वही चीज, लेकिन थोड़ा अलग तरीके से पूछे, थोड़ा ट्विस्ट करके पूछा है। कौन से गेट्स होते हैं यूनिवर्सल गेट्स? सर, नैंड एंड नॉर गेट्स हमारे यूनिवर्सल होते हैं। इनका मतलब क्या है कि आप कोई और गेट भी बना सकते हो इन दोनों की मदद से, कोई सा भी गेट बना सकते हो, एंड और नॉट, कोई भी गेट बना सकते हो। ठीक है, लेकिन अब क्वेश्चन में यह पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग गेट्स कैन इंप्लीमेंट एनी बुलियन फंक्शन। यहां पे भी वही पूछ रहा है कि कौन से ऐसे गेट्स हैं जिससे कोई सा भी बुलियन फंक्शन हम बना सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, बना तो हम नैंड एंड नॉर से ही सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन में दिया नहीं है। ठीक है ना, एक्स नॉर दे रखा है, नहीं होगा। एंड और नैंड दे रखा है, एंड से नहीं। केवल एंड और नैंड का प्रयोग करके नहीं, नॉट और नॉर का प्रयोग करके भी नहीं। तो देखिए, मैं आपको बताता हूं, यहां पे समझिए बात। अगर मैं क्या करूं, एंड गेट को और इन्वर्ट गेट, इन्वर्ट गेट का मतलब है नॉट गेट, एंड और नॉट गेट को अगर साथ में यूज करता हूं, तो फिर इन दोनों गेट की मदद से मैं यूनिवर्सल गेट्स बना सकता हूं। और अगर ऐसा कर लिया मैंने, फिर यूनिवर्सल गेट जो तैयार हो गया, तो उसकी यूज से फिर मैं बाकी के गेट्स बना सकता हूं। बात मतलब समझ रहे हो कि नैंड एंड नॉर अगर मेरे पास डायरेक्टली अवेलेबल है तो मैं उनका यूज करके दूसरे गेट्स बना ही रहा हूं। लेकिन अगर मेरे पास डायरेक्टली अवेलेबल नहीं है, तो मुझे क्या ऐसा करना पड़ेगा, ऐसे कौन से और गेट्स की मदद चाहिए जिससे मैं नैंड और नॉर को बना लूं पहले, फिर नैंड और नॉर की मदद से बाकी के बना लूं। तो भाई, नैंड और नॉर को बना सकते हो आप सिर्फ दो गेट की मदद से, दैट इज एंड गेट एंड नॉट गेट। कैसे? देखो यहां पे, अगर मैं पहले दो नॉट यहां लगा दूं और एक एंड यहां लगा दूं, तो ये एक नॉट गेट ये रहा, एक नॉट गेट ये रहा, और ये एंड गेट है, तो क्या बनेगा, y इक्वल टू ए बार डॉट बी बार। और डी मॉर्गन्स थ्योरम इसमें लगाते हैं तो ये a प्लस बी का बार होता है, मतलब ये नॉर गेट बन गया। तो अगर मैं इस तरीके का कोई स्ट्रक्चर यूज करूंगा तो ये भी एक नॉर गेट की तरह काम करेगा। और अगर मैं एंड गेट के बाद नॉट गेट लगाता हूं, अगर पहले दो नॉट गेट लगाता हूं तो नॉर बनेगा, लेकिन एंड के बाद नॉट लगाता हूं तो वो तो नैंड गेट होता ही होता है, ए डॉट बी का बार। तो अगर इसको यूज करेंगे तो नैंड की तरह काम करेगा, इसको यूज करूंगा तो नॉर की तरह काम करेगा। अब इनको यूज करके फिर हम बाकी के गेट्स बना सकते हैं। सो बेसिकली क्वेश्चन पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग गेट कैन इंप्लीमेंट एनी बुलियन फंक्शन, एंड आंसर हो जाएगा एंड इनवर्ट। इन दोनों गेट की मदद से आप कोई भी बुलियन फंक्शन बना सकते हो। ठीक है, समझ में आया? चलो, अब देखो इस क्वेश्चन को, इन मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ मैश एनालिसिस। ठीक है, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द रेजिस्टेंस मैट्रिक्स सेम एज। ये भी एक नया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैश एनालिसिस का मैट्रिक्स फॉर्म की बात कर रहा है, ये मैथ को भी इसने नेटवर्क थ्योरी के साथ जोड़ दिया। देखो, मैश एनालिसिस क्या होती है ये हम सबको पता है क्या होती है। मैश एनालिसिस मतलब हम एक लूप मान लेते हैं, उसमें करंट मान लेते हैं, तो जैसे यहाँ पे i1 है, i2 है, i3 है। तो यहाँ पे तीन लूप दे रखे हैं हमें, कितने लूप दे रखे हैं, तीन लूप या तीन मैश दे रखे हैं, ऐसा बोल लो। अब इनमें हमने क्या माना, करंट माना, और हमने केवीएल इक्वेशन लगाई। तो केवीएल इक्वेशन जब लगाएंगे तो तीन इक्वेशन बनेंगी, एक ये इक्वेशन बनेगी, एक ये इक्वेशन बन जाएगी दूसरी, और एक ये इक्वेशन बन जाएगी तीसरी। इन तीनों इक्वेशन में आपको क्या दिख रहा है दोस्तों, कि हमने क्या किया है, जो भी वोल्टेजेस हैं उनको एक तरफ लिख लिया है। सेकेंडरी इक्वेशन में, सेकेंड वाली इक्वेशन में कोई वोल्टेज नहीं था, वोल्टेज सोर्स नहीं था कोई। ठीक है, तो वोल्टेजेस को एक तरफ लिख लिया है, और जो लूप की करंट है उन तीनों को अलग अलग लिख लिया है, जैसे i1 i2 i3, i1 i2 i3, और i1 i2 i3, और बाकी के जितने भी रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन है उन सबको हमने अलग अलग लिख लिया है, ऐसे ऐसे ऐसे।
फिर रेजिस्टेंसेस अलग अलग लिख लिए। अब आपको फीलिंग आ गई होगी कि हम क्या कर सकते हैं, इससे एक मैट्रिक्स बना सकते हैं। और मैट्रिक्स फॉर्म जो होता है वो क्या है, ये रहा। कि हमने क्या किया, देखो करंट को अलग लिख लिया, वोल्टेजेस को तीनों इक्वेशन की अलग लिख लिया, और जो रेजिस्टेंसेस थे तीनों इक्वेशंस के उनको अलग लिख लिया। तो एक रेजिस्टेंस मैट्रिक्स बन गई, एक करंट मैट्रिक्स बन गई, और एक वोल्टेज की मैट्रिक्स बन गई। तो V इक्वल टू I इंटू आर ये बन गया। ठीक है, तो इसमें आप देख रहे हो कि रेजिस्टेंस मैट्रिक्स जो होती है ये कैसी है, स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। रेजिस्टेंस मैट्रिक्स कैसी है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्लियर है, स्क्वायर मैट्रिक्स है और ऑल्सो सिमेट्रिक है। ये रेजिस्टेंस मैट्रिक्स है सिमेट्रिक, सिमेट्रिक भी है। ठीक है ना। चलिए, अब क्या समझ में आ रहा है, तो भाई स्क्वायर मैट्रिक्स और सिमेट्रिक मैट्रिक्स है रेजिस्टेंस वाली हमारी। ठीक है ना। और ये कितने बाय कितने की है, रेजिस्टेंस मैट्रिक्स है 3/3 की। कितने बाय कितने की है सर, 3/3 की। और तीन ही क्या था हमारा, लूप का इक्वेशंस था। तो जितनी लूप की इक्वेशंस होगी, रेजिस्टेंस मैट्रिक्स भी उतने बाय उतने की ही बनेगी। ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। सो बेसिकली क्या है, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रेजिस्टेंस मैट्रिक्स, तो दैट इज नंबर ऑफ लूप्स इन दी सर्किट। जितने नंबर ऑफ लूप्स बनेंगे उतना ही रेजिस्टेंस मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा। समझ में आ गया। चलिए, What is chain reaction in nuclear power plant based on? न्यूक्लियर पावर प्लांट में चेन रिएक्शन फिजन पे बेस्ड होती है ना। Which earth electrodes are recommended for industrial loads above 30 horse power? देखिए क्या होता है यहां पे, अलग अलग टाइप की अर्थिंग करते हैं हम लोग, है ना, प्लेट अर्थिंग, रॉड अर्थिंग। ठीक है, अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि प्लेट 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 बता रहा है, मतलब आपको यूज तो प्लेट अर्थिंग ही करना है, लेकिन कौन से मटेरियल की, 30 हॉर्स पावर के ऊपर। तो इसका आंसर है कॉपर प्लेट। कॉपर प्लेट का यूज करेंगे क्योंकि कॉपर एक सुपीरियर मटेरियल है, इसकी कंडक्टिविटी अच्छी है, कोरोजन रेजिस्टेंट होता है कॉपर, है ना। अब यहाँ पे मैं आपको एक कुछ डेटा भी बताना चाहता हूं। देखिए कि ये एक चार्ट है। ठीक है, अच्छा एक बात बताइए, हमने जब प्लेट अर्थिंग पढ़ते हैं, हम जब प्लेट अर्थिंग पढ़ते हैं तो वहां पे क्या पढ़ते हैं कि प्लेट अर्थिंग में एक होती है जीआई प्लेट और एक होती है कॉपर की प्लेट, है ना। यस सर। अब जो जीआई प्लेट है इसका साइज क्या होता है, 60 सेंटीमीटर इज टू 60 सेंटीमीटर इज टू 3 mm, है ना। ये जीआई प्लेट का है। और ये होता है 60 सेंटीमीटर इज टू 60 सेंटीमीटर इज टू 6 mm मोटाई है ये। तो कॉपर प्लेट की मोटाई, सॉरी सॉरी सॉरी, उल्टा होगा, है ना। बिल्कुल सही भाई, जो जीआई प्लेट है वो मोटा होगा 6 mm का, और ये पतले में भी काम चल जाएगा, कॉपर प्लेट 3 mm। अब ये मैंने किया इसलिए जिससे आपको याद रहे हमेशा। ठीक है, कॉपर का पतला और जीआई का मोटा रहता है। अब देखो भाई, कॉपर की प्लेट से हम 10 हॉर्स पावर की अगर शुरुआत करेंगे कि अंडर 10 हॉर्स पावर का इंडस्ट्रियल लोड है, तो कॉपर की प्लेट तो 3 mm की है और जीआई 6 mm की है। अब 10 से 15 हॉर्स पावर जाएंगे तो जीआई 6 mm का ही रहेगा। तो याद ये रखना है कि जीआई की प्लेट 6 mm तक कब तक रहती है, 15 हॉर्स पावर तक रहती है। और जैसे ही 15 हॉर्स पावर से 30 हॉर्स पावर की रेंज में जाओगे, 15 से ऊपर निकलोगे, तो ये हो जाएगा 90 सेंटीमीटर बाय 90 सेंटीमीटर बाय 6 mm। तो जीआई की प्लेट 6 mm की रहती है 15 हॉर्स पावर तक। उसके ऊपर ये इसका साइज बढ़ जाता है, मतलब 60 सेंटीमीटर से 90 सेंटीमीटर की हो जाती है बेसिकली। ठीक है, और कॉपर की प्लेट 30 हॉर्स पावर तक कितनी रहती है, 3 mm की रहती है, 30 हॉर्स पावर तक। और 30 हॉर्स पावर के ऊपर जाते हैं तो फिर ये 6 mm और 90 सेंटीमीटर की हो जाती है ये वाली भी। ठीक है ना। चलिए, तो ये थोड़ा याद रख लीजिएगा, एक बार टेबल बना लेना कॉपी में तो और याद हो जाएगा। क्लियर है। तो हम जनरली किस मटेरियल की बनाते हैं, कॉपर प्लेट की बनाते हैं। इंडस्ट्रियल लोड्स अबव 30 हॉर्स पावर कॉपर की बनाना पसंद करते हैं क्योंकि वो पतली बनेगी। चलो इस क्वेश्चन पे आओ। ये क्वेश्चन बोल रहा है आरएमएस वैल्यू ऑफ ए सिमेट्रिकल साइनसोइडल करंट। तो आरएमएस वैल्यू होता है आई मैक्स अपॉन √2, 1/√2 मतलब 0.707 आई मैक्स। तो आंसर आ जाएगा थर्ड। व्हेन डज कोरोना अकर, कोरोना कब होता है, चार्जिंग करंट ऑफ द लाइन, म्यूचुअल इंडक्शन बिटवीन टू लाइंस, या व्हेन अ कंडक्टर कैरिंग हाई वोल्टेज आयोनाइजेस द सराउंडिंग फ्लूइड या ऑफन एयर। बिल्कुल, कोरोना कब होगा, जब कंडक्टर के आसपास जो हाई वोल्टेज है वो एयर को आयोनाइज कर दे। एक्स वाई प्लॉटर को किस प्रकार के विद्युत मापक यंत्र के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
तो एक्स वाई प्लॉटर ये एक रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये पूरा का पूरा चार्ट देखिए बहुत अच्छी तरीके से दे रखा है। आपके पास दो तरीके के इंस्ट्रूमेंट है, एब्सोल्यूट और सेकेंडरी। जो एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ये आपको डायरेक्ट रीडिंग नहीं देते। ये क्या करते हैं, एक रिलेशन बताते हैं, फिर आपको रीडिंग निकालनी पड़ती है। सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ये डायरेक्ट रीडिंग बताते हैं। अब दो तरीके से रीडिंग बता सकते हैं, एनालॉग या डिजिटल। अब एनालॉग में भी डिफ्लेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट डिफ्लेक्ट करके बता रहा है, या नल नल पोजीशन वाला है, नल डिफ्लेक्शन। अब डिफ्लेक्शन के अंदर भी आ जाएंगे इंडिकेटिंग, इंटीग्रेटिंग एंड रिकॉर्डिंग, ठीक है। तो इंटीग्रेटिंग टाइप का आपका एनर्जी मीटर होता है, रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट में थर्मोस्कोप, सीआरओ, ईसीजी मशीन, ये सब, या एक्स वाई प्लॉटर जो क्वेश्चन में था। देखिए, पोजीशन एनकोडर प्रोवाइड्स एन आउटपुट करस्पॉन्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए, एनकोडर जो होता है ना, वो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज होता है, ठीक है। एनकोड का मतलब है किसी भी एनालॉग चीज को डिजिटल में कन्वर्ट कर देना, ठीक है। तो पोजीशन एनकोडर लेकिन क्या चीज है, पोजीशन एनकोडर बेसिकली क्या बता रहा है, पोजीशन बता रहा है किसकी, शाफ्ट की। तो देखिए, ये जो शाफ्ट है, इसकी पोजीशन चेक करता है। ये शाफ्ट है, ये शाफ्ट है ना, ये हमारी डिस्क है, ये शाफ्ट है। तो इसका, इसके इधर ये पिकअप डिवाइस लगा हुआ है। ये पिकअप डिवाइस क्या कर रहा है, इसको सिग्नल भेज रहा है, और यहां से हमारा आउटपुट निकल के आ जा रहा है, बाइनरी आउटपुट है ना। एनकोडर मैंने बताया किसी भी एनालॉग चीज को डिजिटल में कन्वर्ट करता है। तो ये जो पोजीशन एनकोडर है बेसिकली, ये किस चीज का आउटपुट देता है, रोटेशन ऑफ शाफ्ट, कि शाफ्ट कितनी रोटेट करी है, ठीक है। इन ए बायोकेमिकल बेस्ड पावर प्लांट विच what drives the generator to produce electric energy output। जनरेटर को कौन चलाता है, टरबाइन चलाता है। For source transformation, a Thevenin's equivalent circuit is transformed into which equivalent circuit। तो Thevenin's का सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो नॉर्टन्स आ जाएगा, ठीक है। ज्योति तीव्रता की मानक इकाई क्या है, ज्योति तीव्रता ल्यूमिनस इंटेंसिटी होता है, इसकी मानक इकाई क्या हो जाएगी, कैंडेला हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखो सिंबल और दे रखा है सब। ल्यूमिनस फ्लक्स की यूनिट क्या है, ल्यूमेंस। ल्यूमिनस इंटेंसिटी है ना, इसकी यूनिट क्या है, कैंडेला, या फिर होती है ल्यूमिन पर स्टी रेडियन। इल्यूमिनेशन जो हम पढ़ते हैं, इल्यूमिनेंस, इसकी यूनिट क्या होती है, ल्यूमेंस पर मीटर स्क्वायर या लक्स। ल्यूमिनेंस या ब्राइटनेस, इसकी यूनिट क्या होती है, कैंडेलास पर मीटर स्क्वायर या निट्स। और ल्यूमिनस एक्सिटेंस, ये भी एक टर्म है। ये और इल्यूमिनेंस एक ही चीज है, इसकी यूनिट सेम होती है, ल्यूमेंस पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब देखो, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स ऑफ एन इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर आर प्रेजेंट इन विच फॉर्म। तो थर्मल पावर प्लांट में इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर होता है जिसकी एफिशिएंसी 99.5% होती है। इसका पॉजिटिव इलेक्ट्रोड किस फॉर्म में प्रेजेंट है, तो देखो इस डायग्राम से आपको समझ में आ जाएगा। ये एक सोर्स लगा हुआ है ना। इस ईएसपी का काम तो आपको मालूम ही होगा, तो मैं उस पर नहीं जाऊंगा। ईएसपी के ये डायग्राम से आपको क्या समझ में आ रहा है कि इसकी पॉजिटिव देखिए कनेक्ट है ये रेड वाली प्लेट से, ये रेड प्लेट्स के फॉर्म में है। मतलब पॉजिटिव सप्लाई प्लेट्स से जुड़ा हुआ है, और नेगेटिव सप्लाई देखिए किससे जुड़ा है, ये रॉड से जुड़ा हुआ है, ठीक है, थिन मेटल रॉड्स। तो नेगेटिव सप्लाई रॉड से जुड़ा है, और पॉजिटिव सप्लाई किससे जुड़ा है, प्लेट से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। चलिए, तो याद रखेंगे पॉजिटिव सप्लाई प्लेट से जुड़ा रहता है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स किससे जुड़ा है, प्लेट से, और रॉड से क्या जुड़ा है, नेगेटिव सप्लाई या नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स। नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स रॉड के फॉर्म में होते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ फैक्ट्स कंट्रोलर, तो ये तो फ्लेक्सिबल एसी ट्रांसमिशन सिस्टम होता है, फ्लेक्सिबल एसी ट्रांसमिशन सिस्टम फैक्ट्स। करेक्ट मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर रिलेटिव एरर। तो देखो यार, एब्सोल्यूट एरर क्या होता है पहले ये समझ लो। एब्सोल्यूट एरर बेसिकली क्या होता है, मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। तो रिलेटिव एरर क्या हो जाएगा, किसी के रेस्पेक्ट में मेजर्ड माइनस ट्रू अपॉन ट्रू, मतलब एब्सोल्यूट अपॉन ट्रू, एब्सोल्यूट अपॉन ट्रू, ठीक है, एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू, ये हो गया रिलेटिव एरर। परसेंटेज रिलेटिव एरर भी निकाल सकते हो। परसेंटेज के लिए क्या कर दोगे, 100 का मल्टीप्लाई कर दोगे इसमें भाई, और क्या करोगे। वेयर इज द स्टार्ट कैपेसिटर कनेक्टेड इन अ कैपेसिटर, स्टार्ट कैपेसिटर रन
मोटर। तो भाई कैपेसिटर के साथ कैपेसिटर रन मोटर में कहाँ लगाते हैं कैपेसिटर? ऑक्सिलरी वाइंडिंग के साथ सीरीज में लगाते हैं, है ना। ये चारों के चारों बने हुए हैं। देखो एक है परमानेंट स्प्लिट कैपेसिटर मोटर, इसमें हमेशा कैपेसिटर लगा रहता है। तो देखो एक वाइंडिंग वन मेन वाइंडिंग, वाइंडिंग वन मतलब मेन वाइंडिंग, और वाइंडिंग टू मतलब ऑक्स वाइंडिंग, ऑक्सिलरी वाइंडिंग। तो इसके सीरीज में परमानेंटली लगा है। कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, तो इसमें देखो ये मेन वाइंडिंग है, रन वाइंडिंग भी बोल रहा है, और ये स्टार्ट वाइंडिंग के सीरीज में सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा है और कैपेसिटर भी लगा हुआ है। सेंट्रीफ्यूगल स्विच खोल देंगे तो हट जाएगा, एक ही वाइंडिंग पे काम करेगा। फिर कैपेसिटर रन मोटर, है ना। इसमें क्या है, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर बोलना चाहिए वैसे इसको। तो दो कैपेसिटर लगे हुए हैं, देखो एक रन कैपेसिटर लगा है और एक स्टार्ट कैपेसिटर लगा हुआ है, ठीक है। तो ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच के साथ कनेक्ट रहता है ऑक्स वाइंडिंग में, ऑक्सिलरी वाइंडिंग में, ठीक है। चलिए, ओके। और ये रेजिस्टेंस स्प्लिट फेज मोटर है ये। तो इसमें देखिए रेजिस्टेंस स्प्लिट फेज मोटर में भी सेंट्रीफ्यूगल स्विच रहता है, और जैसे ही आपका एक स्पीड आ जाएगी फिर इसको सेंट्रीफ्यूगल स्विच को ओपन करके इस वाइंडिंग को भी डिस्कनेक्ट कर देते हो, और ये केवल एक ही वाइंडिंग पे काम करती है। तो सेंट्रीफ्यूगल स्विच तीन मोटर में होता है, कैपेसिटर स्टार्ट में भी, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन में भी, और रेजिस्टेंस स्प्लिट फेज में भी। परमानेंट स्प्लिट कैपेसिटर मोटर में सेंट्रीफ्यूगल स्विच नहीं होता। अब ये क्या कह रहा है, समानांतर एसी परिपथ मतलब पैरेलल एसी सर्किट के अंदर धारिता संवेदनशीलता, धारिता मतलब कैपेसिटी, संवेदनशीलता का मतलब है ससेप्टेंस। तो कैपेसिटिव ससेप्टेंस क्या होता है, 1/XC, और XC क्या होता है 1/ωc, तो ये ओमेगा सी के बराबर आ गया, मतलब 2πfc। देखो इस क्वेश्चन को, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ थ्री फेज स्टार कनेक्टेड रेजिस्टेंस यूनिट इन ए वाउंड रोटर इंडक्शन जनरेटर। देखिए हम वाउंड रोटर का मतलब क्या समझते हैं, स्लिप रिंग रोटर, है ना, स्लिप रिंग रोटर। अब इंडक्शन जनरेटर की बात कर लीजिए, इंडक्शन मोटर की बात कर लीजिए, कुछ भी हो, हम इसमें एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा सकते हैं, है ना। देखिए ये रहा, इसमें हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा सकते हैं, ये रही हमारी स्लिप रिंग्स। तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ये जो लगाते हैं इसका काम क्या होता है, इस रेजिस्टेंस से हम लोग क्या वेरी कर सकते हैं, स्लिप वेरी कर सकते हैं और स्पीड वेरी कर सकते हैं, ठीक है। कंट्रोल द स्लिप या स्पीड ऑफ द जनरेटर, सिंपल है ये क्वेश्चन। तो ये देखिए एक न्यूमेरिकल है, पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट में डिफ्लेक्टिंग टॉर्क निकालना है, तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क बीना होता है BINA। बी की वैल्यू दी है 0.15, करंट दे रखा है आपको 5 मिली, नंबर ऑफ टर्न्स और 80 मिलीमीटर स्क्वायर, इसको मीटर में करोगे तो 10 की पावर माइनस का 6 आ जाएगा। सॉल्व कर लो, कितना आएगा भाई, देखो 10 की पावर -3 और 1 2 और 3 ये खत्म, 8 इंटू 5 40 इंटू 0.15 इंटू 10 की पावर -6, ऐसा कुछ बन रहा है। 15 चौक 60, 600, 6 इंटू 10 की पावर -6 न्यूटन मीटर, ये आ गया। हाँ, थर्ड ऑप्शन। इधर आ जाओ, हाउ कैन दी ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ ए थर्मल पावर प्लांट बी डिटरमाइंड। तो ओवरऑल एफिशिएंसी क्या होता है, थर्मल एफिशिएंसी इंटू इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी होता है। और थर्मल एफिशिएंसी में किस किस की एफिशिएंसी आ जाएगी, टरबाइन की और बॉयलर की, इंटू इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी, ठीक है। तो जनरेटर इंटू टरबाइन इंटू बॉयलर। व्हाट इज द करेक्ट वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो कंडीशन फॉर अ स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। अब जो बच्चे ये ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो और टर्न रेशियो में हमेशा कंफ्यूज रहते हैं वो इस क्वेश्चन को गलत कर देंगे। तो मेरी बात मानिए, जो मैं बता रहा हूं इसको याद कर लीजिए फटाफट। के को बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, ठीक है। के को क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, और ये होता है हमेशा सेकेंडरी वाइंडिंग टर्न्स डिवाइड बाय प्राइमरी वाइंडिंग टर्न्स। मतलब के होता है हमेशा N2/N1। फिर एक ए होता है, ये टर्न्स रेशियो होता है, जो कि होता है N1/N2 हमेशा, ठीक है, याद रखेंगे, क्वेश्चन इसी के हिसाब से आता है। अब क्या बोल रहा है, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, तो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर के लिए क्या हो जाएगा, N2 ग्रेटर देन N1 होगा,
तो देयरफॉर के की वैल्यू क्या आ जाएगी, ग्रेटर देन 1 आ जाएगी। क्लियर? तो आंसर आ जाएगा 3। तुल्यकालिक मोटर में कॉपर हानि किससे पूरी होती है? तुल्यकालिक मोटर मतलब सिंक्रोनस मोटर। सिंक्रोनस मोटर में कॉपर हानि किससे पूरी होती है? बेसिकली यहां पे क्वेश्चन थोड़ा इनकम्प्लीट है, यहां पे रोटर कॉपर हानि बोलना चाहिए था। क्या बोलना चाहिए था? रोटर कॉपर हानि। कि रोटर की कॉपर हानि किससे पूरी होती है? तो वो डीसी स्रोत से या डीसी सोर्स से पूरी होती है, क्योंकि सिंक्रोनस मोटर में रोटर पर डीसी सप्लाई देते हैं, है ना। हाउ टू कैलकुलेट परसेंटेज ट्रांसमिशन एफिशिएंसी इन केस ऑफ ए मीडियम लाइन? अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं? रिसीविंग एंड का पावर अपॉन सेंडिंग एंड का पावर। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? रिसीविंग एंड का पावर डिवाइड बाय सेंडिंग एंड का पावर किसके बराबर? रिसीविंग एंड का पावर प्लस लॉस 200। देखो एक ही क्वेश्चन में दो दो मतलब एक ही पेपर में दो क्वेश्चन पूछ लिए सेम। तो डिलीवर्ड पावर अपॉन डिलीवर्ड पावर प्लस लॉस इंटू 100 भी आएगा, परसेंटेज ट्रांसमिशन एफिशिएंसी है तो, ठीक है ना। पावर डिलीवर्ड पर फेज अपॉन पावर डिलीवर्ड पर फेज प्लस लॉस पर फेज, आंसर इज 1। ठीक है। इफ 3 रजिस्टर्स इन डेल्टा नेटवर्क आर ऑल इक्वल इन वैल्यू, तो डेल्टा नेटवर्क के 3 रजिस्टेंस दे रखे हैं, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ईच रजिस्टिव ब्रांच इन स्टार नेटवर्क? तो आपको पता होगा आर स्टार बराबर आर डेल्टा अपॉन 3 होता है। डेल्टा से स्टार में कन्वर्ट करेंगे तो 1/3 घट जाता है, 1/3 वैल्यू। फॉर्मूला टू कैलकुलेट विंड पावर डेंसिटी, तो विंड पावर डेंसिटी तो पावर निकालने का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू रो इंटू ए इंटू वेलोसिटी का क्यूब। ये पावर है, तो पावर डेंसिटी क्या हो जाएगा? पावर डेंसिटी हो जाएगा हाफ इंटू रो इंटू वी क्यूब। एरिया हट जाता है, ठीक है। हाफ इंटू रो मतलब एयर डेंसिटी इंटू विंड का वेलोसिटी का क्यूब, विंड स्पीड का क्यूब, ठीक है। हाफ रो ए वी क्यूब पावर है और हाफ रो वी क्यूब पावर डेंसिटी है। What is the part of the time response that remains even after the transient response? तो ऐसा कौन सा टाइम रिस्पॉन्स है जो कि इवन आफ्टर द ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स रहता है? तो ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स रहता है पहले और फिर क्या स्टार्ट हो जाता है? फिर स्टडी स्टेट रिस्पॉन्स स्टार्ट हो जाता है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा? स्टडी स्टेट रिस्पॉन्स। व्हाट इज द पार्ट ऑफ द टाइम रिस्पॉन्स दैट रिमेन्स? टोटल टाइम रिस्पॉन्स किससे मिलकर बना है? ट्रांजिएंट प्लस स्टडी स्टेट से, है ना। मैं इसको आपको थोड़ा और अच्छे से समझाता हूं, देखिए ये एक लाइन है ना, ये ब्लू वाली एक लाइन है, अच्छे से समझना। इसमें क्या होता है, हम जीरो डिफाइन कर लिए, जीरो से आगे जाएंगे तो प्लस इंफिनिटी और जीरो से पीछे जाएंगे तो माइनस इंफिनिटी। जीरो से जस्ट बाद एक जीरो प्लस, जीरो के जस्ट पहले एक जीरो माइनस। अब होता क्या है कि जीरो टाइम पर हमने स्विच को क्लोज किया, ये देखो स्विच को क्लोज करना है जीरो टाइम पे, तो कुछ देर के लिए ट्रांजिएंट पीरियड रहता है। कितना देर रहता है वो? 5 टाउ रहता है जनरली। कितना रहता है? 5 टाउ। हम ये कंसिडर करके चलते हैं 5 टाउ तक हमारा ट्रांजिएंट टाइम रहता है और इसके बाद स्टडी स्टेट स्टार्ट हो जाता है। तो क्वेश्चन में वही पूछा था कि विच पार्ट ऑफ द टाइम रिस्पॉन्स रिमेन्स इवन आफ्टर ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स? ट्रांजिएंट के खत्म होने के बाद भी रहता है, दैट इज स्टडी स्टेट। इस क्वेश्चन को देखो, ऑल डे एफिशिएंसी क्या होती है सिंगल फेज ट्रांसफार्मर की? आउटपुट एनर्जी अपॉन इनपुट एनर्जी फॉर 24 आवर्स। तो ये आ जाएगा फर्स्ट, आउटपुट इन किलोवाट आवर अपॉन इनपुट इन किलोवाट आवर फॉर 24 आवर्स। व्हाट काइंड ऑफ फीडबैक इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन ओपैम्प क्लोज्ड लूप ओपैम्प एप्लीकेशन? तो ये रीजनरेटिव, डीजनरेटिव, फॉरवर्ड और जनरेटिव। देखिए बड़ा ही चतुर है क्वेश्चन वाला, है ना। ये एक नई टेक्नोलॉजीज का प्रयोग कर रहा है। ये पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक नहीं दे रहा है, डीजनरेटिव और रीजनरेटिव दे रहा है। देखिए तो अगर किसी इंसान को पॉजिटिव फीडबैक मिलेगा तो उससे वो क्या करेगा? अपनी शक्तियों को बढ़ाएगा या घटाएगा? ऑब्वियस सी बात है बढ़ाएगा, मतलब रीजनरेट करेगा। तो रीजनरेटिव मतलब पॉजिटिव फीडबैक और डीजनरेटिव मतलब नेगेटिव फीडबैक होता है, ठीक है। तो नेगेटिव फीडबैक और पॉजिटिव फीडबैक की ऑप्शन में लिखा है, लेकिन उसने उसके ऊपर एक पट्टी चढ़ा दी है जो कि आपको दिख नहीं रही है। अगर आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है तो आप उसको हटा पाओगे, है कि नहीं।
तो बोल रहा है कि मैक्सिमम हम कौन सा फीडबैक यूज करते हैं, नेगेटिव फीडबैक यूज करते हैं, ठीक है, मतलब डीजनरेटिव फीडबैक। अब नेगेटिव फीडबैक के फायदे क्या है? तो नेगेटिव फीडबैक के बहुत सारे फायदे हैं। पहली बात तो जो पूरा का पूरा गेन आता है वो आता है ए नॉट अपन 1 प्लस ए नॉट इंटू बीटा। नेगेटिव फीडबैक से जो गेन आएगा वो ये आएगा। देखो मैं आपको ये दिखाता हूं ब्लॉक डायग्राम। यहां पे देखिए ध्यान से, ये आपका इनपुट है, ये समर है, ये ओपन लूप गेन है, ये आउटपुट है, यहां से फीडबैक आ रहा है, ये फीडबैक नेटवर्क है, और इसका नेगेटिव फीडबैक है। तो नेगेटिव फीडबैक नेटवर्क है ये, है ना, ये एटेन्यूएटर बीटा लगा है और एक गेन लगा हुआ है, ठीक है। चलिए, अब इसका मैंने क्या बताया आपको, ट्रांसफर फंक्शन बता दिया, क्या बनेगा ए अपॉन 1 प्लस ए बीटा। तो बेसिकली आपको मालूम होगा कि नेगेटिव फीडबैक की वजह से जो गेन है ए है वो घट जाता है, 1 प्लस ए बीटा से डिवाइड हो गया। अगर ये मतलब क्लोज लूप में, ओपन लूप होता तो सिर्फ क्या रहता, केवल ये फॉरवर्ड गेन रहता, लेकिन नेगेटिव फीडबैक आने की वजह से 1 प्लस ए बीटा से डिवाइड हो गया तो गेन घट जाता है ना। रिड्यूस गेन, गेन घटने से क्या होता है, बैंडविड्थ हमेशा बढ़ती है, याद रखेंगे, इंक्रीज दी बैंडविड्थ। क्यों ऐसा होता है सर? ऐसा इसलिए होता है मेरे दोस्त, क्योंकि गेन बैंडविड्थ का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो अगर एक चीज घटी तो दूसरी चीज बढ़ जाएगी, ठीक है। और नेगेटिव फीडबैक से जो सिस्टम में डिस्टॉर्शन है और नॉइज है वो भी घट जाती है, ठीक। अब ये कुछ एक्स्ट्रा चीज है कि जो नेगेटिव फीडबैक है वो डीजनरेटिव होता है। ये कहां पर यूज होता है? इंटीग्रेटर्स, डिफरेंशिएटर्स, एडर्स, सबट्रैक्टर्स। ओपैम्प का हम इन्हीं सब चीज के लिए यूज करते हैं ना, एडिंग करने के लिए, सम सबट्रैक्ट करने के लिए, इंटीग्रेट डिफरेंशिएट करने के लिए। तो इन सब जगह नेगेटिव फीडबैक यूज करते हैं। और पॉजिटिव फीडबैक यूज होता है ऑसिलेटर्स में, एस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर में और शिमिट ट्रिगर में, ठीक है। दैट इज रीजनरेटिव फीडबैक। समझ में आया क्वेश्चन? चलो अब आ जाओ इस क्वेश्चन पे। तो हाउ इज द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट फ्लो एज पर फेराडेस लॉ डिटरमाइंड? तो फेराडे लॉ हमें बताता है ई बराबर माइनस कैन डी फाई बाय डी टी। इसमें माइनस कौन बताता है? लेंज लॉ। लेंज लॉ। स्ट्रिंग एफिशिएंसी, स्ट्रिंग एफिशिएंसी तो यार अभी पिछले लेक्चर में भी किया था, दो दो बार आ जा रहा है। तो स्ट्रिंग एफिशिएंसी क्या होता है? तो एक ही पेपर में दो दो बार स्ट्रिंग एफिशिएंसी पूछ लिया भाई। तो फ्लैश ओवर वोल्टेज ऑफ स्ट्रिंग अपॉन एन टाइम्स फ्लैश ओवर वोल्टेज ऑफ 1 यूनिट, है ना। एन नीचे ही तो आता है, टोटल स्ट्रिंग का फ्लैश ओवर वोल्टेज डिवाइड बाय नंबर ऑफ डिस्क इनटू फ्लैश ओवर वोल्टेज ऑफ 1 यूनिट, है ना। फरांटी इफेक्ट किसकी वजह से होता है बताओ? मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं, परमिबिलिटी नहीं, वोल्टेज ड्रॉप नहीं, चार्जिंग करंट की वजह से हो जाएगा, जी हाँ। नो लोड पर या लाइट लोड पर एक्स्ट्रा कैपेसिटेंस इफेक्ट की वजह से चार्जिंग करंट आता है और उसकी वजह से फरांटी इफेक्ट होता है, वोल्टेज बढ़ जाता है। हाँ, ये देखो ये क्वेश्चन भी अच्छा है। अगर तीन फेज है तुम्हारे पास ए बी एंड सी, इफ देयर आर थ्री फेजेस, चल रही है ना रिकॉर्डिंग भाई? हाँ, if there are three phases A, B and C, ठीक है, and the rotation of field structure of a three phase circuit is anti-clockwise। जो हमारी फील्ड घूम रही है, बेसिकली हमने क्या किया, एक सप्लाई दी, उससे एक थ्री फेज फील्ड जनरेट हुई जिसमें ए बी और सी फेजेस हैं। तो जो थ्री फेज सर्किट की फील्ड घूम रही है वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है। इसका मतलब क्या होता है, ये हमने ऐसे बना लिए ए बी सी, आप ऐसे बना लो। क्लॉकवाइज घूम रही है तो क्या बनेगी? ए टू बी, बी टू सी, सी टू ए, तो ए बी सी बन जाएगा। लेकिन अगर एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, इसका मतलब क्या हुआ? ऐसे ए सी बी बन गया, ए सी बी। ये एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। अब क्या बोल रहा है? बाय व्हाट एंगल विल ईएमएफ ऑफ सी लैग बिहाइंड ए। अब एंटी क्लॉकवाइज हमारा फेज सीक्वेंस बना, ए के बाद सी और सी के बाद बी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमने ए फेज को रेफरेंस मान लिया है, ए फेज को अगर रेफरेंस मान लिया है, तो सी ए के बाद आएगा और बी ए सी के बाद आएगा। पहले अगर ए बी सी होता तो पहले ए बनाते फिर बी बनाते, पहले ए बनाते फिर बी बनाते और फिर सी बनाते, इसके लिए। लेकिन
यहां पर क्या बन जाएगा, एसीबी में क्या बन जाएगा, एसीबी में, तो एसीबी में आपके सामने है ही है, एक सेकेंड। तो एसीबी के लिए क्या बनेगा, पहले ए बनेगा, फिर सी बनेगा और फिर बी बनेगा, ये इसका मतलब है। एबीसी क्लियर हो गया, एसीबी क्लियर हो गया, पहले ए फिर सी और फिर बी। तो बोल रहा है बाय व्हाट एंगल सी लैग बिहाइंड ए, तो बता दो भाई, सी ए से कितना पीछे चल रहा है, सर सी ए से 120 डिग्री पीछे चल रहा है, तो आंसर कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। अगर यही क्वेश्चन एबीसी फेस सीक्वेंस के लिए पूछता कि एबीसी फेस सीक्वेंस है और बताइए सी ए से कितना पीछे चल रहा है, तो सी ये रहा, ए ये रहा, तो कितना लैग कर रहा है, 240 डिग्री, तो आंसर 240 होता भाई, ठीक है, एबीसी के लिए। चलो, वेयर डज द डिफरेंशियल रिले सेंड्स द ट्रिप सिग्नल इफ अ फॉल्ट इज डिटेक्टेड, रिले किसको सिग्नल भेजती है, सर्किट ब्रेकर को। सीधे जल ट्यूब बॉयलर, तो जल ट्यूब या वाटर ट्यूब बॉयलर की बात कर रहा है, दो टाइप के बॉयलर होते हैं ना, फायर ट्यूब एंड वाटर ट्यूब। तो वाटर ट्यूब बॉयलर में तापन का क्षेत्र कैसे भिन्न हो सकता है, तो देखो, सबसे पहले तो आप ये समझो फायर ट्यूब एंड वाटर ट्यूब का मतलब क्या है। फायर ट्यूब मतलब ट्यूब्स के अंदर से फायर जा रही है, मतलब हॉट गैसेस जा रही हैं और पानी उसके आसपास है बॉयलर के, और पानी से फिर भाप बन रही है। वाटर ट्यूब बॉयलर में ट्यूब्स में से पानी जा रहा है और गैस उसके आसपास है, और ये जो हवा, जो गर्म गैस है, देखो फर्नेस से हॉट गैसेस आ रही हैं, तो इससे जो अंदर ट्यूब्स के अंदर पानी है वो स्टीम में कन्वर्ट होकर बाहर स्टीम निकल रही है। अब कौन सा ज्यादा अच्छा है, वाटर ट्यूब बॉयलर ज्यादा अच्छा है, इसको डिटेल में भी कभी पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब ये है कि भाई वाटर ट्यूब बॉयलर अच्छा है, चलो ठीक है। अब ये कह रहा है कि वाटर ट्यूब बॉयलर में तापन का क्षेत्र कैसे भिन्न हो सकता है ना, मतलब हीटिंग सरफेस को भिन्न कैसे कर सकते हैं, अलग अलग कैसे कर सकते हैं। तो देखो, ट्यूबों की लंबाई अलग अलग करके, भट्टी क्षेत्र को अलग अलग करके, ट्यूबों के आसपास की गर्म गैसों को अलग अलग करके, या विभिन्न ट्यूब डिजाइन का उपयोग करके। तो भाई तुम्हें क्या करना है, अलग अलग तापन का क्षेत्र बदलना है, मतलब हीटिंग सरफेस बदलना है। तो तुम क्या करोगे, सिंपल सी बात है, गैस को तो अलग अलग करोगे नहीं, तुम क्या करोगे, ट्यूब्स की लेंथ को अलग अलग कर दोगे। अगर ट्यूब्स की लेंथ एक बड़ी कर दी एक छोटी कर दी, तो फिर क्या हो जाएगा, बड़ी वाली में ज्यादा हीट होगी, छोटी वाली में कम होगी, तो तापन क्षेत्र बदल जाएगा। तो ट्यूबों की लंबाई अलग अलग करके ये वाला कार्य हम कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, और इसी के साथ हमारा ये शानदार और बेहतरीन आज का लेक्चर हुआ समाप्त। कैसा लगा मित्रों, बताइए यार कमेंट्स में, है ना। मैं कोशिश कर रहा हूं आपको बढ़िया सॉल्यूशन प्रोवाइड करूं और आपको काफी अच्छे तरीके से समझा सकूं, ठीक है। अगर समझ में आया हो तो जरूर इस वीडियो को लाइक करिए और प्लीज अपने दोस्तों में शेयर करिए, जिससे ये वीडियो थोड़ा और फले फूले और यूट्यूब के एल्गोरिदम के अंदर ये वीडियो भी एनरोल हो जाए और मेरे थोड़े चैनल पे व्यूज भी बढ़े, है ना। यही चाहता है भाई इंसान, क्यों मेहनत कर रहा है, जिससे थोड़ा ऑडियंस इंक्रीज हो, ठीक है। अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताना क्या अच्छा लगा है, और कुछ समझ में ना आया हो तो वो भी बताना। 8 फरवरी 2024 का पार्ट नंबर 2 था ये, कल पार्ट नंबर 3 आएगा जिसमें रिमेनिंग 40 क्वेश्चंस और डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया।